साथियों, लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए ग्रामीण विशेष का सेशन में यह छठा क्लास है। 5 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जाके विजिट करके देखिएगा। छठा क्लास को हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग सभी रिपीटेड क्वेश्चन और संभावित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को वन लाइनर मोड में लेके आते हैं, ताकि जल्दी जल्दी कवर हो सके। 12वां वीडियो में यह छठा वीडियो क्लास है। साथियों देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में कृषि का महत्व क्या है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में कृषि का महत्व क्या है? उत्तर हो जाएगा, भारत के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग कृषि से ही जुड़ा हुआ है। 2014-15 में देश के निर्यात में कृषि एवं संबंधित वस्तुओं का अनुपात 12.1% था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखे रहेगा। इसके अलावा अगर पूछा जाए तो समय के साथ धीरे धीरे कृषि जो निर्यात है वो घट रहा है। समय के साथ कृषि का निर्यात घट रहा है, यह कथन और निष्कर्ष में वर्तमान क्वेश्चन बन सकता है। अगला, कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो अंग्रेजों के जमाने में 1875 ईस्वी में, अंग्रेजों के जमाने में 1875 ईस्वी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। प्रारंभ में कृषि विभाग का कार्य क्या था? आरंभिक दौर में अंग्रेजों के जमाने में कृषि विभाग का क्या कार्य था? तो कार्य था कृषि विभाग का कृषि संबंधित आंकड़ों को कलेक्ट करना, संकलन करना और आदर्श प्रक्षेत्रों की स्थापना तक सीमित रहना था। अगला, कृषि विभाग को भू अभिलेख विभाग से कब संबद्ध किया गया था? तो 1880 ईस्वी में, यानी स्थापना जब हुआ 1875 ईस्वी में, उसके 5 वर्ष बाद साथियों इसका कार्य हो गया भू अभिलेख विभाग का भी कार्य देखना। अगला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के पारित होने के उपरांत कृषि क्षेत्र राज्य सरकार के अधीन हो जाने के परिणाम स्वरूप कृषि विभाग को एक स्वतंत्र विभाग कब बनाया गया? तो ध्यान रहे, गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड के समय में 1 दिसंबर 1919 ईस्वी को कृषि विभाग को एक स्वतंत्र विभाग बना दिया गया। किस एक्ट के अंतर्गत? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यह साथियों मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है, जो चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल के समय में आता है। उसी के तहत एक स्वतंत्र विभाग कर दिया जाता है 1919 में। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1 मई 1920 को उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कोलोनाइजेशन योजना कब समाप्त हुई? कोलोनाइजेशन या उपनिवेशवाद जो योजना थी उसका उन्मूलन कब किया गया? 1964 ईस्वी में। हालांकि साथियों 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हो गए, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हो गया, तो उपनिवेशवाद समाप्त हो गया। लेकिन ये योजना कब तक चली थी? तो 1964 तक चली थी, ध्यान रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। औद्योगिकी को पृथक विभाग उद्यान विभाग के रूप में कब सृजित किया गया? उद्यान विभाग के रूप में औद्योगिकी, औद्योगिकी मतलब साथियों उद्योग, कृषि, ये सभी मिला जुला करके था एक में। इसको पृथक उद्यान विभाग 1974 में बनाया गया। उद्यान विभाग कब गठित हुआ? 1974 में। किससे अलग होकर के? औद्योगिकी। औद्योगिकी क्या है? उद्योग, कृषि सम्मिलित रूप से, और बागवानी और उद्यान सब कुछ एक में था। 1974 में उद्यान विभाग अलग से बनाया गया। कृषि विभाग का उत्तरदायित्व क्या है? कृषि विभाग का उत्तरदायित्व है क्षेत्र विशेष, मतलब कृषि क्षेत्र विशेष परिस्थितियों के अनुसार तकनीकी प्रसार एवं कृषि निवेश के प्रबंधन के माध्यम से विभिन्न फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करने तथा प्रदेश में कृषि विकास दर की तीव्र गति प्रदान करना। यानी कि साथियों अगर ये लिखने के लिए क्वेश्चन पूछ दे ऑनलाइनर मोड में, तो आप 2-3 पॉइंट इसका रट लीजिएगा। हालांकि यह व्यवहारिक पहलू है, आप इसको समझ रहे होंगे। कृषि विभाग का कार्य क्या होता है? कृषि से संबंधित डाटा तैयार करना, आंकड़ों का संकलन करना, और विशेष क्षेत्र विशेष परिस्थिति में किस प्रकार से तकनीकी का प्रसार किया जाए, कृषि में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कैसे किया जाए, फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य किया जा सकता है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई पॉलिसी को क्रियान्वयन करना और उत्पादन में वृद्धि करना, कृषि विकास की दर को तीव्र गति से बढ़ाना कृषि विभाग का कार्य होता है। अगला, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि से संबंधित बात हो रहा है, तो ध्यान रहे कि 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक का चली थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य एग्रो क्लाइमेट जोन के आधार पर कार्य योजना तैयार कर तिलहन उत्पादन एवं उत्पादकता में अधिक वृद्धि कर तिलहन में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना। तिलहन के मामले में उत्तर प्रदेश को, तिलहन के मामले में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान पर लाना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो उत्तर आप करेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। साथियों जितना भी क्वेश्चन है ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 से 3 बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। वन लाइनर मोड में इसको किया गया ताकि कम समय में हम कवर कर सकें। यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में क्रियान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत विभिन्न कृषि निवेशों पर कितने प्रतिशत तक का अनुदान अनुमन्य है? तो 50% सब्सिडी मिलेगा इसमें।
अगला, परंपरा कृषि विकास योजना का उद्देश्य क्या है? जो कि साथियों 2015 में चला था। परंपरा कृषि योजना 2015 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य रसायन एवं पेस्टिसाइड मुक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन करना तथा कृषकों के आर्थिक स्तर में सुधार लाना। पेस्टिसाइड, केमिकल, इन सब का इस्तेमाल कम हो और कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। परंपरा कृषि विकास योजना आता है इसके लिए 2015 ईस्वी में। अगला, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? सॉइल हेल्थ मतलब साथियों मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, इस योजना का उद्देश्य पूर्व में स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण और नवीन प्रयोगशालाओं की स्थापना, जैविक जैव ग्रामों की स्थापना, पोर्टेबल मृदा परीक्षण किट का वितरण और मृदा नमूनों का विश्लेषण, परिणामों के आधार पर मानचित्रीकरण करना। इसी प्रकार से एक ध्यान रखिएगा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड कब भी आता है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड आता है 2015 में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड कब आता है? 2015 में। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में ये। और बाकी मृदा मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, नवीन प्रयोगशाला और प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण, मृदा का टेस्टिंग करना, जैविक ग्रामों की स्थापना करना, जैविक खेती को बढ़ावा देना, पोर्टेबल मृदा परीक्षण किट, यानी कि बहुत सारे किसान भाई हमारे होते हैं जो अपने मिट्टी का जांच समय समय पर नहीं करा पाते। उनको लगता है कि क्या दूर ऑफिस में हम जाकर के मिट्टी की जांच कराएं, तो उनके लिए पोर्टेबल किट भी है जिससे वो अपना अपने खेत में ही मृदा का परीक्षण करा सकते हैं। मृदा नमूनों का विश्लेषण, परिणामों के आधार पर मानचित्रीकरण करना सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है। अगला, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का उद्देश्य क्या है? साथियों ये आया था अक्टूबर 2007 में। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब आता है? तो अक्टूबर 2007 में आता है। इसका उद्देश्य है प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत क्षेत्रफल तथा उत्पादकता वृद्धि को टिकाऊ बनाते हुए, यानी सस्टेनेबल बनाते हुए खाद्यान्न उत्पादकता में वृद्धि करना, भूमि की उर्वरता तथा उत्पादकता को बढ़ावा देना, कृषि प्रक्षेत्रों के स्तर पर लाभकारी परिदृश्य स्थापित करना। ध्यान रखिए साथियों, जो मिट्टी की भूमि की उर्वरा शक्ति होती है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अंग्रेजों के जमाने में 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चला था, जिसके लिए डॉक्टर राजकुमार शुक्ला ने उनको आमंत्रित किया था गांधी जी को। तो वो किस चीज के लिए चला था? तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध चला था। तिनकठिया प्रथा क्या था? 3/20 हिस्से अपने भूमि पर, खेती पर 3/20 हिस्से पर नील की खेती अनिवार्य कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन किसान जो है आरंभिक समय में नील की खेती कर रहे थे। बाद में जब उनके मृदा की उर्वरक क्षमता समाप्त होने लगी, सभी किसान इससे परेशान होकर के नील की खेती छोड़ने लगे। लेकिन यूरोप के मार्केट में डिमांड ज्यादा होने के कारण गवर्नमेंट ने जबरदस्ती किसानों से नील की खेती करने को कहा, अनिवार्य बनाया और कहा कि पूरा पे नहीं तो कम से कम 3/20 हिस्से पर नील की खेती करिए। तो इसी के विरुद्ध में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में चला गया 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। तो वहां पर भी किसान चिंतित था कि हमारे मृदा की उर्वरक क्षमता बनी रहे, बरकरार रहे। और आज भी जो है गवर्नमेंट प्रयास करती है और किसान प्रयास करते हैं। उर्वरक क्षमता बहुत महत्वपूर्ण होता है भूमि के लिए। आगे देखिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? पहली बात, यह योजना शुरू होता है 18 फरवरी 2016 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को शुरू होता है। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल योजना उसी के 1-2 महीने बाद 2016 में शुरू होता है, लेकिन यूपी में यह 2023 में शुरू होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्रीय योजना है, 18 फरवरी 2016 को शुरू होती है। और साथियों, अगर यूपी में पूछा जाए तो पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना 2023 में शुरू होती है और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल योजना देश में 2016 में शुरू होती है। क्या है उद्देश्य इसका? तो प्रतिकूल मौसमी स्थिति में फसल की बुआई न कर पाने, प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से फसल नष्ट होने से कृषकों को बीमा कवर के रूप में सहायता देना। अगर कोई आपदा आ रहा है या किसी कीटों की वजह से फसल को नुकसान पहुंच रहा है तो उसका बीमा कवर प्रदान किया जाए। सरकारी बीमा है फसलों का, सरकारी बीमा का योजना है, 2016 में शुरू होता है। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों से फसल नष्ट होने के आधार पर कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता देना। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में साथियों हरित क्रांति योजना, एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम और त्वरित चारा विकास कार्यक्रम जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। हरित क्रांति, एकीकृत धान्य विकास और त्वरित चारा विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा पूर्व यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के क्षेत्र में चलाया जा रहा है। देखिएगा, पूर्वी या पूर्वांचल उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान्य मतलब होता है साथियों धान और गेहूं।
मोटा अनाज। व्यापक वृद्धि की संभावनाओं के दृष्टिगत धान एवं गेहूं का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने, भूमि की दशा सुधारने, सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने, कृषि यंत्रीकरण तथा उत्पादन की भंडारण क्षमता को बढ़ाना एवं विपणन सहायता करना है, मार्केटिंग हेल्प करना और हर चीज के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना उद्देश्य है। फिर से एक बार देखिएगा, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि पूर्वोत्तर यानी पूर्वोत्तर नहीं साथियों, पूर्वांचल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान्य फसलों की व्यापक वृद्धि संभावनाओं के दृष्टिगत धान एवं गेहूं का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने, भूमि की दशा सुधारने, सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने, कृषि यंत्रीकरण और कृषि उत्पादन की भंडारण क्षमता को बढ़ाना एवं विपणन सहायता, ये उद्देश्य है हरित क्रांति योजना का। आगे देखिएगा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कौन सा किसान इसके लाभ हेतु हकदार है यानी कि पात्र है। पहली बात कि यहाँ से आपका 100% एक क्वेश्चन सुनिश्चित है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आया था? तो 1998-99 में आता है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, और इसमें 7% के ब्याज दर पर, 7% की साधारण ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है किसानों को अपने खेती पर, जिससे वह धान, बीज और कृषि उपकरण की चीजों को खरीद सके। उसके लिए आर्थिक सहायता दी जाती है ऋण के रूप में। 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है, अधिकतम 5 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। कौन इसके पात्र हैं? तो जो 5,000 रुपया से ज्यादा का प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं, मान लीजिए खेत में गेहूं, धान कुछ भी लगाए हैं, तो उसको कटने के बाद 5,000 रुपए के ज्यादा का मूल्य का अगर फसल है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। इससे अधिक भी हो सकता है, 5,000 या उससे अधिक के उत्पादन ऋण के लिए पात्र किसान होंगे। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को किस आधार पर दिए जाते हैं? तो किसान का भूमि जितना रहेगा, मान लीजिए 50 डिसमिल जमीन है या 1 एकड़ जमीन है, तो उस आधार पे दिया जाता है। अगर देखें साथियों, कुछ हम बातें हम आपको एकड़ से संबंधित बता दें। 100 डिसमिल जो होता है, 100 डिसमिल इसे 1 एकड़ कहा जाता है। 100 डिसमिल को 1 एकड़ कहा जाता है। और ध्यान रहे, कट्ठा एक शब्द होता है। कट्ठा जो है हर क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होता है। कट्ठा कोई कागजी मानक नहीं है। जो कागज में खतौनी में जो भूमि का विवरण लिखा रहता है वो हेक्टेयर में लिखा गया रहता है। ध्यान रखिएगा, हेक्टेयर में लिखा रहता है। जब 0.004 लिखा रहेगा, ये एयर है साथियों। 0.004 एयर का मतलब हो गया 1 डिसमिल। 0.004 का मतलब क्या हुआ? 1 डिसमिल। और यही डिसमिल साथियों, यही 100 डिसमिल अगर हो जाए, 100 डिसमिल, तो इसे 100 डिसमिल हो जाए साथियों, तो इसे 1 एकड़ कहते हैं। 100 डिसमिल को 1 एकड़ कहते हैं। ध्यान रखिएगा, 100 डिसमिल इज इक्वल टू 1 एकड़। तो इस प्रकार से यह 0.405 एयर होता है। 0.405 एयर यानी कि 405 एयर बराबर 405 एयर बराबर 1 एकड़ होता है, और 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर 50 डिसमिल से ज्यादा खेत रहता है तभी केसीसी के लिए पात्र होते हैं। केसीसी एक कार्ड बनता है, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है साथियों, वैसे ही किसानों का क्रेडिट कार्ड है यह, जिसे किसान जो है सस्ते दाम पर ऋण लेकर के, सस्ते रेट पर ऋण लेकर के अपने कृषि उपकरण को खरीद सकते हैं। धान गेहूं के जो बीज होते हैं उसको खरीद सके। ये स्कीम नहीं था साथियों, तो उससे पहले हमारे किसान जो है साहूकारों से ऊंचे रेट पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पर उनसे पैसा लेते थे ऋण के रूप में, और उस ऋण को भुगतान न कर पाने की दशा में सुसाइड भी बड़े पैमाने पर करते थे किसान। इसी के लिए सरकार ने उनके लिए सस्ते दाम पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाया 1998-99 में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। साथियों, बड़ा मेहनत से यह वीडियो बनता है। पसंद आता हो वीडियो तो लाइक करिएगा, ना पसंद आए तब वो मेहनत देख करके तो लाइक कर दीजिए। और शेयर करना आप भूल जाते हैं, शेयर जरूर करिए साथियों। आप शेयर करेंगे, शेयर करने से आपका कुछ भी नुकसान नहीं है, एक मोरल सपोर्ट होता है जिससे मोटिवेशन मिलता है हम सभी को। किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग किसान किसके लिए करता है? तो देखिए, खेती के लिए बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि जरूरतों की वस्तुओं के लिए, मतलब उसको बीज खरीदना है, फर्टिलाइजर, उर्वरक खरीदना है, कीटनाशक खरीदना है, इस सब आवश्यकता की वस्तुएं जो है खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल करके खरीद सकता है किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड से। किसान क्रेडिट कार्ड कितने वर्ष के लिए वैध होता है? 3 साल के लिए वैध होता है, लेकिन जो है बैंक इसको रिन्यूअल कर देती है वार्षिक समीक्षा की शर्त पर। हर साल रिन्यूअल होकर के 3 साल होता है। क्या ऋण की सीमा को बढ़ाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। लागत वृद्धि तथा फसल प्रारूप आदि में परिवर्तन होने पर ऋण की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं 50 डिसमिल खेत था, 30,000 रुपया ऋण मिला है, गेहूं की कीमत जो एमएसपी निर्धारित की गई थी वो कम थी, और अगले साल बढ़ गई, तो फसल का कीमत जब बढ़ा तो जाहिर सी बात है कि ऋण को वैल्यू भी बढ़ जाएगी।
भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधन के आधार पर जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर कृषि विकास की योजनाएं तैयार कर महत्वपूर्ण फसलों की उत्पादन क्षमता एवं उसकी वास्तविक उपज के अंतर को कम करके किसानों के आय में वृद्धि करना। यही लक्ष्य है, किसानों की आय में वृद्धि करना मोटे तौर पर। अगला देखिएगा, किसान किसान क्रेडिट कार्ड से निकाली गई धनराशि का भुगतान कितने समय में करना होता है? 12 महीने में किसानों को केसीसी से निकाला गया पैसा जमा करना रहता है। यहाँ पे एक बात आप इकोनॉमी में जीएस में ध्यान रखिएगा साथियों। बैंकों ने आरबीआई के नेतृत्व में ये कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो एनपीए को बढ़ाता है। क्रेडिट कार्ड एनपीए को बढ़ा रहा है, ये सबसे बड़ा वजह है वर्तमान में। क्या है इसको देखिएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इसे बोलते हैं, गैर निष्पादित संपत्ति। बैंक का ऐसा पैसा जो बैंक लोन के रूप में, ऋण के रूप में दी है ग्राहकों को, लेकिन ग्राहक उसका ब्याज या मूलधन नहीं चुका रहे हैं बैंक को, तो 90 दिन तक यह पैसा अगर बैंक को नहीं मिल रहा है, 90 दिन तक पैसा बैंक को नहीं मिल रहा है, तो बैंक उस पैसे को मान लेती है कि एनपीए। मानो जैसे आप किसी दोस्त को दिए हैं उधार के रूप में, तो आपका दोस्त तो उधार पैसा नहीं दे रहा है, 90 दिन से ज्यादा हो गया, तो आप कहते हैं अरे यार अब वो नहीं देगा, 90 दिन से ज्यादा हो गया, पता नहीं देगा नहीं देगा। वैसे ही बैंक 90 दिन के बाद अपने दिए गए ऋण को एनपीए घोषित करती है। तो ये साथियों एक समय था किसान क्रेडिट कार्ड में, किसान जो है जब भी इलेक्शन आता था तो इलेक्शन के समय चुनावी पार्टियां क्या करती थी, अनाउंस कर देती थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम केसीसी माफ कर देंगे। तो इसके वजह से 2-3 साल पहले से ही किसान क्या करते थे, ऋण जो लिए रहते थे उसको जमा नहीं करते थे। वो सोच रहे थे कि अगर हम जमा कर देंगे और सरकार इनकी बनेगी, तो इन्होंने कहा है कि हम जो है केसीसी माफ कर देंगे, तो हम तो सब पैसा दे देंगे, तो माफ कैसे होगा? इसीलिए वो रोक लेते थे, लोन को रोक करके। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होता था, तो इसीलिए वो इंटरेस्ट भी नहीं जमा करते थे, मूलधन भी नहीं जमा करते थे, रोक लेते थे लोन। इसी की वजह से बैंक का एनपी हो जाता था। तो किसान क्रेडिट कार्ड बहुत बड़ा कारक है बैंक का एनपी होने का, इकोनॉमी में ध्यान रखिएगा। ऋण के बदलने एवं पुनर्निर्धारण की अनुमति कब होती है? मानो जो लोन लिए हैं वो बदल भी सकता है क्या? बिल्कुल बदल सकता है। प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हुई फसलों के मामले में उसमें चेंजेस हो सकता है उसके वैल्यू में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का कार्यान्वयन किनके द्वारा किया जाता है? ये साथियों वाणिज्यिक बैंकों, यानी कि जो एसबीआई बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, या कोऑपरेटिव बैंक हो गया, या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, इन सभी से केसीसी लिया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया जा सकता है। व्यक्तिगत बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना से मृत्यु होने पर कितने रुपए राशि दी जाती है? व्यक्तिगत बीमा योजना में 50,000 रुपए दिया जाता है मृत्यु होने पर दुर्घटना में। व्यक्तिगत बीमा योजना के अंतर्गत अस्थायी रूप से विकलांग या अपंग होने पर व्यक्ति को कितने रुपए धनराशि दी जाती है? तो 25,000। एक्सीडेंट में अगर दुर्घटना में अपंग हो रहे हैं तो व्यक्तिगत बीमा योजना में 25,000 और डेथ होने पर 50,000। इस बीमा की प्रीमियम राशि का भुगतान किसको करना होता है? तो जिसके नाम पर कार्ड निर्गत होता है। ये क्या बात है, समझ में आया साथियों? जो केसीसी कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड लिया हुआ जो भी किसान है, उसका अगर दुर्घटना से डेथ हो जाता है तो उसे 50,000 रुपए का अतिरिक्त राशि दी जाएगी बीमा के रूप में। और अगर वो दिव्यांग हो जाता है तो उसे 25,000 रुपए दी जाएगी। जो कार्ड निर्गत करने वाली संस्था है, संख्या ना साथियों, संस्था है, वही इसका प्रीमियम देती है कंपनियों को, बीमा की कंपनियों को प्रीमियम देती है। अगला, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कृषक धन निकासी के लिए किस माध्यम को चुन सकते हैं? तो शाखा से परिचालन या चेक भुगतान या एटीएम डेबिट कार्ड आहरण से, या व्यवसाय प्रतिनिधियों के माध्यम से, या आगत डीलरों के द्वारा लेन देन से। मनो अब बैंक जो है आपको केसीसी लोन दे दी है आपके खाते में, आप मन करे जैसे मन करे वैसे निकालिए, शाखा में जाकर के पैसा निकालिए, या चेक से निकालिए, विड्रॉल भर के निकालिए, डेबिट कार्ड से निकालिए, या व्यवसाय प्रतिनिधियों के माध्यम से निकालिए, फोन पे से, गूगल पे से, किसी माध्यम से निकालिए। जमींदारी प्रथा का आरंभ किसने किया था? लिखिएगा। अब यहाँ से भू राजस्व व्यवस्था से क्वेश्चन आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको भू राजस्व व्यवस्था को हम समझा दें, उसके बाद इस क्वेश्चन को करिएगा तो और आनंद आएगा आपको करने में। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन संभावित हमारी परीक्षाओं में। देखिएगा, अंग्रेजों के जमाने में हमारा प्यारा भारत, अंग्रेजों के जमाने में साथियों हमारा प्यारा भारत का मैप कुछ इस तरह से था। अंग्रेजों के जमाने में यहाँ पर 3 राजस्व व्यवस्था लागू होती है। 3 राजस्व व्यवस्था। यहाँ पर साथियों महलबाड़ी व्यवस्था लागू होती है। अंग्रेजों के जमाने में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में महलबाड़ी व्यवस्था, और इस साइड में पूर्वोत्तर क्षेत्र में और पूर्वी क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, अस्थाई
बंदोबस्त व्यवस्था और दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये 3 व्यवस्था का नाम आप याद रखिए। क्या है? ये अंग्रेजों के ज़माने में भू राजस्व व्यवस्था है, अंग्रेजों के ज़माने में लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। इसमें स्थायी बंदोबस्त सबसे महत्वपूर्ण 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया जाता है। कॉर्नवालिस और जॉन सोर के द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू किया जाता है। इसे साथियों स्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं, स्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं, इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, जमींदारी व्यवस्था या इसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भी कहते हैं। महलबाड़ी व्यवस्था साथियों, महाल का अर्थ होता है गांव, गांव से लिया गया है। महलबाड़ी व्यवस्था को लागू किया था हाल्ट मैकेंजी ने महलबाड़ी व्यवस्था को। और रैयतवाड़ी व्यवस्था साथियों कैप्टन रीड कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो दोनों ने मिल करके दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सीधे किसान भू राजस्व वसूल करके देते थे और महलबाड़ी व्यवस्था में अस्थायी बंदोबस्त में एक जमींदार होता था, वो वसूल करके देता था, इसीलिए इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता था। इसमें जो है जमींदार गांव के वसूल करके रेवेन्यू को तब जो है पहुंचाता था अंग्रेजों को। यहाँ पर साथियों ये जो जमींदारी व्यवस्था विशुद्ध रूप से है, ये बहुत खतरनाक थी। अंग्रेजों के जमाने में जो स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था थी, इसी के परिणाम स्वरूप किसानों का बहुत ज्यादा शोषण होता। इसी वजह से हम देखते हैं सबसे ज्यादा रिवोल्ट बिहार में, बंगाल में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवध आंदोलन, एका आंदोलन साथियों, या फिर यहाँ पर संथाल विद्रोह हम लोग देखते हैं, या फिर साथियों कोई भी किसान विद्रोह आप देख रहे हैं तो सारा का सारा स्थायी बंदोबस्त वाले क्षेत्र में ही देखते हैं। और यहाँ रैयतवाड़ी में क्या था, किसानों को सीधे लगान देने का अधिकार था। यही वजह था कि 1857 का जो रिवोल्ट होता है उसमें दक्षिण भारत से कहीं से रिवोल्ट नहीं होता है। 1857 के विद्रोह में दक्षिण भारत अछूता रहता है और उत्तर भारत में हर जगह से 1857 का रिवोल्ट होता है। तो 1857 के रिवोल्ट का उत्तर भारत में होने का वजह यही था कि जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंग्रेजों के द्वारा था वो उत्तर भारत में कष्टकारी था और दक्षिण भारत में ठीक ठाक था, इसलिए ये लोग ज्यादा विरोध नहीं किए। अब कर लिया जाए साथियों क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपको बहुत शानदार तरीके से हो जाएगा। देखिएगा थोड़ा सा गायब हो गया है, हैंग कर गया है, अभी तुरंत सही कर देते हैं। देखिए स्लाइड को, लैंड रेवेन्यू सिस्टम से ही क्वेश्चन है। लास्ट सेगमेंट हमारा चल रहा था साथियों, लास्ट सेगमेंट है लैंड रेवेन्यू सिस्टम से। इसको डिलीट कर देते हैं पहले और छोटा कर लेते हैं। देखिएगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना वाला हो गया था। यहाँ से हम देखेंगे जमींदारी प्रथा का आरंभ किसने किया था। देखिए 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन सोर ने स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था या स्तंभरारी व्यवस्था शुरू किया था। जमींदारी बंदोबस्त कितने रूपों में था, स्थायी बंदोबस्त और अस्थायी यानी परमानेंट सेटलमेंट था, एक और अस्थायी बंदोबस्त था। देखिए महलवाड़ी व्यवस्था किसके समय में लागू, गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन पूछे किसने शुरू किया था, किसके वजह से शुरू हुआ था, तो मौसम महलवाड़ी, मौसम मैकेंजी, ध्यान रखिएगा, हाल्ट मैकेंजी। इसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था विलियम बेंटिक के समय में कहाँ लागू की गई थी, तो आगरा और अवध। देखिए इसीलिए हमने आपको मैप से बता दिया साथियों, मैप से देखिएगा ये मैप था। और हमने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बंगाल के क्षेत्र में यहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त था। तो उत्तर प्रदेश का ये जो आगरा और लखनऊ के इधर वाला बेल्ट है साथियों, आगरा और अवध, वहां पर महलवाड़ी था। हमारा उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, ये पूर्वांचल का क्षेत्र पूरा स्थायी बंदोबस्त वाला था। और अवध और आगरा का क्षेत्र साथियों महलबाड़ी वाला था। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में दो व्यवस्था था। महलबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर किसका अधिकार होता था, तो महल मतलब होता है गांव, गांव समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था। सभी भूधारियों से लगान वसूल कर निर्धारित मालगुजारी राजकोष में कौन जमा करता था, तो गांव का मुखिया। महलबाड़ी व्यवस्था में गांव का मुखिया टैक्स रेवेन्यू भू राजस्व कर को वसूल करके जमा करता था। तो ये था साथियों आज का छठा क्लास। कैसा लगा क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और दोस्तों में खूब शेयर करिएगा। थोड़ा सा सपोर्ट आपका यही है साथियों, निःशुल्क सब्सक्राइब है, निःशुल्क आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मोरल सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।